हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल गुरुजी। आज केमिकल गुरुजी तुम लोग को क्या पढ़ाएंगे? सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो है सॉल्यूशन प्रोसेस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब एक सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं, डाल के उसको डिसॉल्व करते हैं, तो एक्चुअल अंदर में होता क्या है, अंदर की कहानी क्या है, अंदर में होता क्या है। तो इस पूरी की पूरी कहानी को 3 हिस्सों में पार्ट 1, 2 एंड 3 में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहला पार्ट 1 मतलब स्टेप 1। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो एक सॉल्यूट है, ठीक है, उसको किसी भी सपोज किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूट को जब भी डिसॉल्व करेंगे उस दौरान क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो आयोनिक हो या नॉन आयोनिक हो, डजेंट मैटर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में, सॉलिड पार्टिकल के पार्टिकल्स के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और सॉलिड पार्टिकल इटसेल्फ क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में, सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक होगा। ठीक है, और वीक होने की वजह से अल्टीमेट क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको उस सॉलिड पार्टिकल में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल का ये धर्म नहीं है। मतलब सॉलिड पार्टिकल जनरली एक दूसरे से अलग नहीं होगा, अगर वो आयनिक हो या नॉन आयनिक हो, वो हमेशा क्या चाहेगा, इंटैक्ट रहना चाहेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को अलग करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, हम उसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मतलब सॉलिड पार्टिकल जनरली तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उस अट्रैक्शन को तोड़कर दोनों पार्टिकल्स को जुदा कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना होगा। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ये प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, एंडोथर्मिक है मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पढ़ा था ना थर्मोडायनामिक्स क्लास 11। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 मतलब या फिर पार्ट 2, सेकेंड पार्ट में क्या होता है देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि ये तो हो गई सॉल्यूट की कहानी, एक्सपेंशन हुआ। सिमिलरली सॉल्वेंट के लिए भी यही होगा। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, आयनिक हो या नॉन आयनिक हो, डजेंट मैटर। तो सॉल्वेंट, अब देखो सॉल्वेंट है भैया, उसका एक छोटा सा घर है। अब बाहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, मतलब बाहर से कोई सॉल्यूट आ रहा है, तो सॉल्वेंट को क्या करना होगा, उन मेहमान के लिए अलग से रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए अलग से एक जगह रखना होगा कि नहीं, रूम बनाने होगा कि नहीं। तो सॉल्वेंट भी एक्चुअल वही करता है कि जब भी सॉल्यूट उसमें आता है तो सॉल्वेंट क्या चाहता है कि अब ये लोग आ रहे हैं भाई, तो मेरे को अपना रूम बड़ा करना पड़ेगा। मतलब इन जनरल सॉल्वेंट भी एक्सपैंड होता है। ठीक है, जब भी सॉल्यूट आता है सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट भी क्या करता है, खुद को एक्सपैंड करता है। मतलब जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जो थोड़े थोड़े नज़दीक होते हैं ना सॉल्वेंट में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आयनिक अट्रैक्शन के चलते, ये क्या करेगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा ताकि स्पेस बन जाए, उस स्पेस में आके सॉल्यूट जो है उसके अंदर इंसर्ट कर जाए। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है ये जुदा जुदा हो जाएंगे, पहले तो करीब करीब होते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएंगे, जुदा जुदा हो जाएंगे, ताकि उस स्पेस के बीच में सॉलिड पार्टिकल आके घुस जाए। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी एक्सपैंड होगा। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, खुद को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, इसमें भी उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक होगा, सेम रीज़न, और इसकी वजह से एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन क्यों होगा, ताकि वो स्पेस में सॉलिड पार्टिकल को एकोमोडेट कर सके। ठीक है, अब ये भी क्या है कि सॉल्वेंट के धर्म के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हमको करना क्या होगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा, बिकॉज सॉल्वेंट का वो प्रॉपर्टी नहीं है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी आपस में इंटैक्ट रहना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके इस बिहेवियर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग उसको दूर दूर कर दे रहे हैं। दैट मीन्स हमको यहाँ पर भी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। मतलब यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा बाहर से। दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब इसमें भी डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, करेक्ट, पॉजिटिव होगा। इसको मान लो 2, इसको मान लो 1।
ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जब सॉल्यूट जो है अब सॉलिड में आके डिसॉल्व होगा, स्टेप 3। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये तो कहानी बन गई भैया, मेहमान आ गया और सॉलिड पार्टिकल क्या हुआ, रूम भी बना दिया कि ले भैया अब आ जा मेरे घर पर, रुक जा। अब थर्ड वाले स्टेप में क्या होगा, अब होता क्या है कि मान लो ये ए और ए ये दोनों क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा अलग अलग दूर दूर हो गया। ओके, ये मान लो बी और बी ये दोनों क्या है, पार्टिकल्स, ये दोनों पार्टिकल्स सॉल्वेंट है, ठीक है। अब तक तो दोनों कहानी जो थी अलग अलग कहानी थी। अब क्या होगा कि दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ इसमें डिसॉल्व कब होगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कब होगा, जब इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक होके यहाँ पर एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब क्रिएट होगा, मतलब ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये दोनों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक होगा, और बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब ये जो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दोनों क्रिएट होगा, मतलब ये क्या होगा, क्रिएट होगा और ये क्या होगा, ब्रेक होगा, तभी जाके सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। अगर जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक वो डिसॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लिख लो। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट्स ब्रेक होगा, सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट ये भी ब्रेक होगा, ठीक है। दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब सॉल्यूट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए, बिटवीन ए एंड ए और बिटवीन बी एंड बी, दोनों क्या होगा, ब्रेक होगा। एंड उसके बाद क्या होगा कि एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब ए एंड बी क्रिएट होगा, ठीक है। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्रिएट होगा, ठीक है। ए और ए के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा, बी और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ब्रेक होगा, और ए और बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। तो और क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। और तब जाके वो चीज़ इसमें घुलेगा, उसके पहले तक घुलेगा नहीं। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस होने के लिए क्या होगा, एनर्जी हमको बाहर से सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है स्टेप 3 ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल जी का साइन जो होगा वो होगा नेगेटिव, बिकॉज इस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है। अब हीट रिलीज भाई क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है। किसका बॉन्ड ब्रेक, और नया बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। बॉन्ड ब्रेक होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और नया बॉन्ड तैयार होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। समझ में आया, सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के के बीच में बॉन्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। इसकी वजह से अल्टीमेट होता है क्या है कि डेल जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो पूरा का पूरा माजरा क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डेल एच पॉजिटिव, मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक हो गया, थोड़ा अलग अलग हो गए, एनर्जी का ज़रूरत पड़ा इसलिए अलग अलग हो गए। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि सॉलिड मॉलिक्यूल को भी थोड़ा अलग अलग होना पड़ेगा ताकि सॉलिड मॉलिक्यूल उसके अंदर घर पे आके रह सके। तो उसके लिए भी क्या होगा, बाहर से एनर्जी देना होगा, मतलब वो जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। थर्ड स्टेप में क्या होगा, दोनों को मिल रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिल रहा है, तो मिलने की वजह से अल्टीमेट क्या होगा कि बॉन्ड क्रिएट होगा बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उसकी वजह से अल्टीमेट क्या होगा कि हीट रिलीज होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड क्रिएट भी हो रहा है, एनर्जी रिलीज हुआ। उसकी वजह से अल्टीमेट वो जो प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल एच उसके लिए क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, तो अल्टीमेट हम लोग चेंज इन एंथैल्पी फॉर सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, क्या
डेल एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री। डेल एच वन क्या है? फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक प्रोसेस जहाँ पर सॉल्यूट अलग अलग हो रहा था। डेल एच टू क्या है? सेकेंड स्टेप, वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस जहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल अलग अलग हो रहे थे, थोड़ा दूर दूर हो रहे थे, इसलिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ रहा था। थर्ड स्टेप डेल एच थ्री, ये क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा था? अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा था और थोड़ा थोड़ा बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा था अमॉन्ग द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, तो अल्टीमेट जो डेल एच सोल्यूशन है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी फॉर द होल सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री। ओके, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, मतलब मान लो फर्स्ट कंडीशन नंबर वन, इफ़ अगर मान लो कि मतलब केस वन, अब मान लो कि डेल एच वन प्लस डेल एच टू ये दोनों अगर का वैल्यू ज़्यादा हो गया अगर डेल एच थ्री से, तो क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और क्या वर्क करो, डेल एच वन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसका साइन क्या होगा? वैल्यू पॉजिटिव आएगा। डेल एच का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। डेल एच टू क्या है? ये भी तुम्हारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर भी डेल एच का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। डेल एच थ्री क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर डेल एच थ्री का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। मान लो अगर डेल एच वन प्लस डेल एच टू ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल एच थ्री हुआ, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू का समेशन अगर इसके वैल्यू से ज़्यादा हो गया, मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर डेल एच वन है, सपोज पकड़ लो 4, ठीक है से नेगेटिव 4, और डेल एच वन और डेल एच टू जो है वो है 2 और प्लस 3, डेट मीन्स क्या हो गया? 2 प्लस 5 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 4। नेगेटिव बाद में देंगे, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाता है, वो पुट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये वैल्यूज़ देखो, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 क्या है? ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा है, तो डेट मीन्स अगर 3 प्लस 2 अगर इससे ज़्यादा हुआ, मतलब यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो 2 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 माइनस 4। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और डेल एच थ्री क्या है? 4, मतलब एक्सोथर्मिक का तो माइनस हो जाएगा। अल्टीमेट वैल्यू कितना होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि नहीं? 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। दैट मीन्स अगर ये अगर कंडीशन हुआ तो इस कंडीशन में डेल एच कितना हो जाएगा? डेल एच सॉल्यूशन ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना। अच्छा, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल एच वन प्लस डेल एच टू, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो डेल एच का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है देन दैट ऑफ, अगर वो उसको हम लोग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब ए बी और ए बी, मतलब ए के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ए का और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसका ये वाला, ये ऑब्वियसली ज़्यादा है देन दैट ऑफ इस वाले के बीच में, इससे। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये दोनों अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों ज़्यादा है देन दैट ऑफ इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कंडीशन कब होगा? जब वो डिसॉल्व होगा तब ये होगा। और ये कंडीशन कब होगा? अभी तक डिसॉल्व हुआ नहीं है, सॉल्यूट अलग है, सॉल्वेंट अलग है। तो ये जो कंडीशन जब इससे ज़्यादा होगा तब क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा? नहीं करेगा, मतलब अपने से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमॉन्ग द बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है देन दैट ऑफ ए एंड बी एंड ए एंड बी। तो इस केस में जब होगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में खुद ब खुद डिसॉल्व नहीं करेगा, हमको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा। इसीलिए डेल एच ऑफ सोल्यूशन क्या है? देखो, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हमको बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ेगा सॉल्यूट को सॉलिड में डिसॉल्व करने के लिए। समझे? क्लियर? एक बार और बताऊं? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस नंबर 2 देखो। ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर लिख सको तो कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख लो। डेल एच सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी नीडेड टू डिसॉल्व द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट। ठीक है, एनर्जी का जरूरत पड़ेगा सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट में, तभी डेल एच पॉजिटिव है। इसका मतलब ही यही हुआ, एनर्जी नीडेड। मतलब प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है,
पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, अब आ जाओ केस 2। केस 2 में क्या होगा, देखो केस 2 में अगर क्या होगा कि व्हेन डेल एच वन प्लस डेल एच टू लेस देन दैट ऑफ डेल एच थ्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों का वैल्यू का समेशन जब इससे कम होगा, मतलब जब हम लोग पहले किए थे ना अभी 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 4 किए थे, ये जब समेशन कम होगा, मतलब मान लो कि इसका समेशन का वैल्यू आया 4, सपोज आया 5 और इसका जो वैल्यू है वो है 6। तो क्या होगा, जब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू में, तो इन दोनों का वैल्यू कितना लिखेंगे 5 और डेल एच थ्री का वैल्यू कितना लिखेंगे 6, नेगेटिव में होगा। मतलब अल्टीमेट डेल एच का वैल्यू कितना आएगा 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, मतलब डेल एच का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब ये केस होगा तो इसका मतलब क्या है कि डेल एच का जो वैल्यू आएगा, मतलब डेल एच सॉल्यूशन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मतलब ए और ए मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में, मतलब ये जो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सॉल्यूट एंड बिटवीन सॉल्वेंट, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये लेस देन है देन दैट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब ए और बी और ए और बी। मतलब इन दोनों फोर्स के मुकाबले ये जो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दोनों वीक है। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए और बी ये वीक है देन दैट ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट को जब भी हम सॉल्वेंट में डालेंगे वो क्या होगा, घुल जाएगा, अपने आप घुल जाएगा। उसके लिए हमको एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इवन सॉल्यूशन से एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए डेल एच का वैल्यू देखो क्या है, नेगेटिव। मतलब ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब क्या, प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी का ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद प्रोसेस होगा, खुद ब खुद एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर तब एक और पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हो। देख रहा था कि अभी तक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसमें ये पॉइंट भी लिख लो कि व्हेन डेल एच नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी डिजोल्व द मॉलिक्यूल। ये जो डिजोल्यूशन होगा, डिजोल्यूशन हैपन बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद होगा, इसके लिए एनर्जी का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा कि 10 एनर्जी रिलीज्ड, खुद ब खुद क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा जब डिसोल्यूशन। अच्छा, डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉलिड जो है, सॉलिड में जब घुलता है तब उसी को डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो अपने आप ही डिसोल्यूशन होगा और अल्टीमेट क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव होगा तो क्या होता है और नेगेटिव होता तो क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अगला टॉपिक जो है वो क्या है, देखो आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन किसको कहते हैं, दो केसेस देखे, डेल एच वन प्लस टू मतलब डेल एच वन प्लस डेल एच टू ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल एच थ्री और डेल एच वन प्लस डेल एच टू लेस देन दैट ऑफ डेल एच थ्री। थर्ड भी एक केस है। इस केस में क्या होता है कि व्हेन डेल एच वन प्लस डेल एच टू इज इक्वल टू डेल एच थ्री, तब क्या होगा, मतलब केस थर्ड में, केस थ्री में क्या होगा कि व्हेन डेल एच वन प्लस डेल एच टू इक्वल टू डेल एच थ्री, माइनस साइन दिया हूँ क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए नेगेटिव साइन दिया। ये जब बराबर होगा तखन की होवे, तब क्या होगा, जब ये केस होगा तब क्या होगा। ऐसा जब केस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन ए एंड बिटवीन बी एंड बी, मतलब अमॉन्ग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड अमॉन्ग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब वो बराबर हो जाएगा बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the solute molecules and solvent molecules, मतलब डेल एच वन प्लस डेल एच टू, ये जब बराबर हो जाएगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये समझ लो भाई, उतना लंबा लिखूंगा नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाँ between the solute and solvent molecules। एक among the है और एक है between, मतलब एक है कि solute और solvent के, मतलब A और A के बीच में, B और B के बीच में, वो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बराबर हो जाएगा विथ A एंड B,
तब क्या होगा कि मेरा अल्टीमेट जो डेल एच का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा तो क्या होगा, मान लो डेल एच वन प्लस डेल एच टू इक्वल टू है 5 और डेल एच थ्री भी है 5, तब क्या होगा कि डेल एच ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो वैसे जीरो की खोज हम ही लोगों ने की थी, भारत में ही जीरो का आविष्कार हुआ था। तो अल्टीमेट ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। तो इस तरह का सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, जहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तब इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है से मतलब ठीक है। नेक्स्ट ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। मतलब एक सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड जो है ऑब्वियसली समझ में आ ही रहा होगा सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट है। तो जब हम लोग सॉल्यूट को सॉलिड में डालते हैं तो एक्चुअल होता क्या है पहले कुछ टर्म जान लो, जैसे मान लो डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन किसे कहते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब यही होता है कि जब एक सॉलिड मतलब सॉल्यूट को जब हम लोग एक सॉल्वेंट यानी लिक्विड में डालते हैं तो क्या होता है कि सॉल्यूट होता है वो अपना सॉलिड स्टेट को छोड़कर लिक्विड के अंदर घुस जाता है, मतलब अपने सॉलिड आइडेंटिटी को लॉस्ट करके वो लिक्विड स्टेट में घुस जाता है। जैसे NaCl को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, NaCl क्या होता है, सॉलिड, गूढ़ा होता है लेकिन है तो सॉलिड। जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो अपना सॉलिड स्टेट को छोड़कर पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। वाटर में घुलने के बाद वो सॉलिड और नहीं रहता है, वो टोटली उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। तब इसी चीज़ को कहते हैं डिसोल्यूशन, जहाँ पर कि एक सॉलिड सॉल्यूट जो है वो अपनी आइडेंटिटी छोड़कर दूसरे की आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे शादी वगैरह होती है ना, हालांकि ये सब मैंडेटरी नहीं है, बट जैसे टाइटल चेंज होता है और लड़की आती है दूल्हे राजा के घर पे और फिर क्या करती है, अपने टाइटल चेंज कर लेती है, दूल्हे राजा का टाइटल ले लेती है। बहुत जगह नहीं भी लिया जाता है, बहुत जगह लोग ले भी लेते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अपनी आइडेंटिटी चेंज हो गई, मतलब नाम चेंज हो गया, आदमी वही है बट नाम चेंज हो गया। उसी तरीके से NaCl जो है वो सॉलिड तो रहा नहीं लेकिन डिसॉल्व हो गया पानी में, लेकिन फिर भी NaCl वो NaCl ही रहा। सॉलिड स्टेट से चेंज हो गया पानी में, लेकिन फिर भी वो NaCl का NaCl ही रहा। हम लोग उसमें ही बोलेंगे कि पानी में क्या है, NaCl ही है। तो इसी को कहते हैं डिसोल्यूशन। सिंपल सा चीज़ कि सॉलिड जो सॉल्यूट है वो जब अपन डिसॉल्व हो जाएगा इन लिक्विड, तब उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, डिसोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो से पढ़ना है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले उसके पहले एक समझो थोड़ा ध्यान से, कि मान लो एक सॉल्यूट को हम लोग सॉलिड में डिसॉल्व किए। ठीक है, सॉल्यूट क्या होगा कि धीरे धीरे, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड में जाता है। मतलब मान लो जैसे नमक कोई हम पानी में घोले तो एक ही बार टोटल नमक पानी में घुल नहीं जाता है, चम्मच से उसको हिलाना पड़ता है ताकि अच्छे से वो घुले। अगर सिर्फ हम नमक को पानी में से करके छोड़ दे तो वो पूरा घुलेगा नहीं, है कि नहीं, घुलेगा नहीं, तो उसको हिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर हिलाना क्यों पड़ता है, ताकि धीरे धीरे सॉल्यूट जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, धीरे धीरे। सैचुरेट सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है कि मान लो सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट में डिसॉल्व हो रहा है, तुमको दिखता है कंप्लीट डिसॉल्व हो गया है, लेकिन कंप्लीट डिसॉल्व होता नहीं है। मतलब उस सॉल्यूशन में कुछ डिसॉल्व सॉल्यूट भी होते हैं, मतलब जो पानी में घुल गए होते हैं, और कुछ अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट भी होते हैं। अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट भी होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन फिर भी पानी में रहते हैं, लेकिन आंखों से दिखता नहीं है। ठीक है, तो जब भी एक सॉल्यूट को सॉल्यूट में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ हिस्सा डिसॉल्व होता है और कुछ हिस्सा जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जब ये दोनों हिस्सा एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा तो हम कहेंगे क्या कि अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हालांकि ये हमको दिखेगा नहीं, आंखों से दिखेगा नहीं कि अनडिसॉल्व्ड कुछ सॉल्यूट बचा हुआ है, बट उसके बावजूद भी उस सॉल्यूशन में वो रहता है। ठीक है, सॉरी। तो इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि जहाँ पर डिसॉल्व सॉल्यूट मतलब जो घुल गया है वो जब अनडिसॉल्व सॉल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ये एक सॉल्यूट है, ठीक है, इसको डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व करने के बाद में सॉल्वेंट के साथ में ऐसे हो गया, AB बन गया। ठीक है, तो क्या होगा कि
होता क्या है कि कुछ कुछ सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होकर सॉल्वेंट में गया, और एट द सेम टाइम क्या होता है कि कुछ कुछ सॉल्वेंट से, मतलब सॉल्यूशन में जो ए और बी है ना, वो उसमें से वापस होकर कुछ कुछ प्योर सॉल्यूट की तरफ तब्दील हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, मतलब जिस रेट से सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होकर सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, उसी रेट से सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, वो अनडिज़ोल्व की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। हालांकि ये इक्विलिब्रियम हमको आंखों से दिखेगा नहीं, बट फिर भी उसके अंदर में ये क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब डिज़ोल्व सॉल्यूट जो है वो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट की तरफ जाता है, और कुछ अनडिज़ोल्व सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व जो सॉल्यूट है उसकी तरफ जाता है। तो ये आदान प्रदान होते रहता है। जैसे बिजनेस में क्या होता है, पैसा दो बिजनेसमैन के बीच में क्या होता है, लेन देन होते रहता है। उसी तरीके से इसमें भी कंटिन्यू वो लेन देन होते रहता है, और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, या फिर इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस रेट से सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जा रहा है, उसी रेट से सॉल्वेंट का जो सॉल्यूट पार्टिकल है, डिजोल्व सॉल्यूट पार्टिकल, वो फिर अनडिजोल्व स्टेट में आ रहा है। इसी रेट, जब दोनों रेट जब बराबर हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि प्रोसेस जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और तब उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट जब बराबर हो जाएगा टू द रेट ऑफ अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट, मतलब जिस रेट से डिजॉल्व सॉल्यूट अनडिजॉल्व की तरफ जा रहा है, उसी रेट से अनडिजॉल्व सॉल्यूट जो है वो जब डिजॉल्व सॉल्यूशन के पास आ रहा है, जब दोनों रेट बराबर हो जाएगा, तब हम प्रोसेस को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों, जो अगला टॉपिक था इसी में सॉल्युबिलिटी। तो अल्टीमेट सॉल्युबिलिटी का मतलब होता क्या है, समझो। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जितना मौजूद है, उसी सॉल्यूट के उस कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब सॉल्यूट के उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, उसी को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। मतलब सिंपल सा चीज़ है यार, एक सॉल्युबिलिटी, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें जितना सॉल्यूट का अमाउंट रहेगा, उसी अमाउंट को उस सॉल्यूट का हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अच्छा, मतलब क्या हुआ? अच्छा, मतलब इसका कहानी देख के बताता हूँ। मान लो कि अगर मुझे मिठाई बहुत पसंद है, यहाँ कोलकाता में रसगुल्ला फेमस, हमको रसगुल्ला खाने को मिला, मैं खाया 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 32 34 36, अब और पेट में नहीं जा रहा भाई। तो इसका मतलब मैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया हूँ, मेरा पेट जो है वो सैचुरेटेड हो गया है। आम भाषा में हम लोग इसी तरह से सैचुरेटेड का मतलब बताते हैं। तो एक सॉल्यूशन है या फिर एक सॉल्वेंट है, पानी है, इसमें अगर हम लोग एक सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो एक सॉल्यूट को ऐड जब करेंगे, तो सॉल्वेंट को उसको डिज़ोल्व करने का भी एक कैपेसिटी है। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में ऐड नहीं होगा, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। मतलब अगर हम इसमें 2 ग्राम डालते हैं, डिज़ोल्व हो गया, 5 ग्राम डालते हैं, डिज़ोल्व हो गया, 10 ग्राम डालते डिज़ोल्व हो गया, 12 ग्राम डाले डिज़ोल्व हो गया। लेकिन जैसे 13वां ग्राम डाले तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो 1 ग्राम यहाँ पड़ा रह जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि 12 ग्राम तक जो है सॉल्वेंट का कैपेसिटी था इसको डिज़ोल्व करने का। तो 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या है, इस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी है। ऑब्वियसली सॉल्वेंट का जो अमाउंट होना चाहिए वो पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लोगे तो फिर तो डिज़ोल्व होते रहेगा। सागर में अगर डिज़ोल्व करते रहोगे सॉलिड को, तो वो डिज़ोल्व होते रहेगा। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब एक्चुअल अगर बोला जाए तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉलिड में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसी को उसका हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। एक पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर क्या है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम लोग कितना ग्राम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। जितना भी ग्राम हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उसी को कहेंगे उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, पोलर हो, नॉन पोलर हो, पानी हो, नहीं हो,
पानी हो, बेंजीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में VENT, मेरा थोड़ा सा फ्रेंच मिक्स है, फ्रेंच और हिंदी इंग्लिश मिक्स है तो समझ लेना। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व करेंगे उसी को क्या कहते हैं, उसका सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अच्छा, तो बच्चा पार्टी अगला टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। मतलब मान लो कि एक सॉल्यूट है, उसको एक लिक्विड में डिसॉल्व होना है, मतलब एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसका डिसोल्यूशन। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। नेचर के ऊपर तो बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई, करता है कि नहीं। अगर एक तुम मान लो एक बाहर से कोई बुलडॉग को लेकर आए घर में पालने के लिए, तो क्या ऐसे ही घर में पाल लोगे उसको, डिपेंड क्या करेगा, उसका नेचर कैसा है, वो सेल्फ प्रवृत्ति का है या फिर शांत स्वभाव है, कैसा नेचर है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसी तरीके से सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तो उसका नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, उसके ऊपर उसका डिसोल्यूशन बहुत हद तक डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, जनरली क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो आयनिक होंगे या फिर नॉन आयनिक होंगे। आयोनिक का मतलब क्या हुआ कि मान लो सॉल्यूट जो है, मान लो कि इस तरीके से है, दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव A1 A2। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूट हो गया यार, आपस में मिल गया, NaCl जैसे मान लो कि NaCl है। ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव आयोनिक। और एक हो सकता है नॉन आयोनिक, मतलब जिसमें क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, जैसे मान लो कि बेंजीन C6H6 करते हैं ना, बेंजीन के कुल स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, ये नॉन आयोनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का गल्पो नहीं है। तो अगर ऐसा केस रहा, मतलब आयोनिक रहा या फिर नॉन आयोनिक रहा, ठीक है, मतलब पोलर हुआ या फिर नॉन पोलर हुआ, दो केसेस हो सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो क्या होगा, अच्छा उसके पहले ये चीज़ जान लो कि जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है अगर डिसॉल्व तभी होगा जब वो दोनों लाइक डिसॉल्व लाइक, एक रूल है, जब लाइक डिसॉल्व लाइक होगा तभी वो जाके डिसॉल्व होगा। मतलब रूल क्या कहता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब मान लो कि एक आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक अगर सॉल्यूट है तो वो आयोनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और अगर एक आयोनिक नॉन आयोनिक सॉल्यूट है तो वो नॉन आयोनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है से, मतलब जो पोलर है वो पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर जो है वो तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। मतलब सिंपल सा एग्जांपल पकड़ लो, NaCl क्या है, ऑब्वियसली पोलर है, Na+Cl-। इसको जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ऑब्वियसली घुलेगा, क्योंकि पानी भी पोलर है, H+OH- घुलेगा। अब मान लो कि इसको NaCl को अगर मैं पेट्रोल में अगर डिसॉल्व किया, पेट्रोल क्या है, बहुत सारे एल्केन्स का मिक्सचर है कि नहीं, बहुत सारे एल्केन्स का मिक्सचर वगैरह है, पेट्रोल या डीजल। तो अगर मैं इसको मान लो कि पेट्रोल में अगर मैं इसको डिसॉल्व किया तो क्या होगा, ये घुलेगा, इसमें नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि पेट्रोल जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एल्केन फैल्केन जो लोग भी है वो सब क्या है, नॉन आयोनिक है। मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का गल्पो नहीं है, वो सब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये उसमें डिसॉल्व होगा नहीं, है कि नहीं। लेकिन इसमें अगर हम केरोसिन अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केरोसिन जो है वो भी नॉन आयोनिक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, ये पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसी से यही एग्जांपल ये हुआ कि आयोनिक जो सॉल्यूट है वो आयोनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा इस तरीके से, और नॉन आयोनिक जो सॉल्यूट है वो नॉन आयोनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा इस तरीके से। ठीक है। हाँ, तो अल्टीमेट यहाँ पर भी वही चीज़ है कि नेचर का मतलब यही हुआ कि अगर मान लो कि सॉल्यूट अगर आयोनिक है, अगर सॉल्यूट अगर आयोनिक है मतलब पोलर है, आयोनिक और पोलर, तो वो क्या होगा, वो डिसॉल्व होगा इन सॉल्वेंट में, जो कि खुद भी आयोनिक होना चाहिए और पोलर होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर सॉल्यूट अगर नॉन आयोनिक है, नॉन
आयोनिक और नॉन पोलर, मतलब जिसमें दो पोल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो किस में डिसॉल्व होगा? वो डिसॉल्व होगा इन सॉल्वेंट में। कैसा सॉल्वेंट? जो कि नॉन आयोनिक हो और नॉन पोलर हो। ठीक है, ओके, नोट कर लो, खाता में नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसी में इसको और अच्छे से इसको क्या लिखेंगे तब कि अगर सॉल्यूट मान लो अगर आयोनिक हुआ, सॉल्यूट अगर क्या हुआ, अगर मान लो आयोनिक हुआ, तो आयोनिक क्या होगा कि सॉल्यूट, वही जो पहले केस बताया था, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक करेगा और फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक नया बॉन्ड तैयार होगा। ठीक है, मतलब जो आयोनिक अट्रैक्शन है among solute और एंड आयोनिक अट्रैक्शन among solvent, दोनों का जब आयोनिक अट्रैक्शन होगा, ये जब लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा? बिटवीन द आयोनिक अट्रैक्शन या फिर पोलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं यार कि आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल व्हेन ग्रेटर देन दैट ऑफ आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन अमॉन्ग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब ये मान लो सॉल्यूट और ये मान लो सॉल्वेंट, तो इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इन दोनों का बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब उससे इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मतलब इसको मार्क कर दे मैं स्टार मार्क्स और इसको मार्क कर दे हैश, इसको भी मार्क कर दे हैश। तो ये केस क्या बोल रहा है कि जब स्टार मार्क ग्रेटर देन दैट ऑफ हैश, मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमॉन्ग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तब क्या होगा कि चीज़ तो क्या होगा? डिसॉल्व होगा, मतलब सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट में डिसॉल्व होगा। ये तो हो गया सॉल्यूट पोलर का कहानी, नॉन पोलर का कहानी। अब उसके बाद अगर पोलर होता है तो क्या हो जाएगा? पोलर में तो अगर मान लो पोलर मॉलिक्यूल हुआ तो वहाँ पर क्या होगा कि लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the solute and solvent, मतलब उनके बीच में, सॉल्यूट्स के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, जब वो जो होगा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब यही लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसमें भी क्या होगा? वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, लेकिन पोलर का यही गल्पो है कि वो जो होगा, सॉरी नॉन पोलर का वही गल्पो है कि ये कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा, तब बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तभी जाके पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो बच्चों अगला जो फैक्टर है वो टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों एक सॉल्यूट को अल्टीमेट हम लोग कर क्या रहे हैं? सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट पे जब हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं तो अल्टीमेट हो क्या रहा है कि एक सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके क्या बना रहे हैं? अल्टीमेट सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट भी होता है और प्लस सॉल्वेंट भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, अच्छा सैचुरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? मतलब अल्टीमेट होता क्या है कि सॉल्यूट जो है, मतलब जो अनडिसॉल्व्ड है, वो क्या होता है कि जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये क्या होता है? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब जो सॉल्यूट अनडिसॉल्व्ड है वो सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है उसके साथ में इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब जिस गति से सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब सॉल्वेंट में घुल के सॉल्यूशन बना रहा है, उसी गति से क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है, मतलब डिसॉल्व, वो क्या हो रहा है कि वापस से
अनडिजॉल्व्ड स्टेट में आ जा रहा है, और ये दोनों जो रेट्स हैं ये दोनों बराबर हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ टेम्परेचर वाला केस में। देखो बच्चों, अभी मैंने डेल एच का कहानी बताया था, एकदम शुरू में बताया था। कितने केसेस हो सकते हैं डेल एच के? 3। पहला केस क्या हो सकता है कि व्हेन डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। दूसरा केस क्या हो सकता है कि डेल एच जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? नेगेटिव। और तीसरा केस डेल एच 0। खैर डेल एच 0 तो आइडियल सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन तो वैसा होता नहीं है, छोड़ दो। पहला केस में आते हैं कि व्हेन डेल एच क्या होगा? पॉजिटिव। डेल एच पॉजिटिव का मतलब कब क्या हुआ? डेल एच का मतलब क्या होता है कि डेल एच मतलब क्या? डेल एच सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि डेल एच सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। यही होता है। तो ठीक है, ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये दोनों वैल्यू इससे ज़्यादा होगा, मतलब डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल एच 3, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो एंडोथर्मिक वैल्यूज़ हैं और ये एक्सोथर्मिक वैल्यू है। ये दोनों पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ नेगेटिव वैल्यू, तभी जाके अल्टीमेट जो डेल एच ऑफ सोल्यूशन का जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से तब क्या क्लियर हो गया कि डेल एच ऑफ सोल्यूशन जब होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो मतलब क्या है कि प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? ये क्या होगा? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि हमको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए हमको बाहर से क्या करना होगा? हीट देना होगा। मतलब सॉल्यूट को अगर हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं सॉल्वेंट में, तो मेरे को क्या करना होगा? इसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इक्विलिब्रियम में हम हीट कहाँ दे रहे हैं? हमको सॉल्यूट को यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है, मतलब अनडिसॉल्व स्टेट से डिसॉल्व में लेकर आना है। तो हम लोग हीट कहाँ दे रहे हैं? यहाँ पर हीट दे रहे हैं, मतलब प्लस हीट। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हम लोग हीट कहाँ दे रहे हैं? रिएक्टेंट में हीट दे रहे हैं। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला है, मतलब अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट। तो यहाँ हीट दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब समझो क्वेश्चन देता क्या है कि इस कंडीशन में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो मुझे सॉल्यूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, या राइट टू लेफ्ट होगा या फिर लेफ्ट टू राइट होगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझो कि इसको इरेज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार के भैया अच्छे से लिख लो। अब मान लो हीट जनरली ट्रांसफ़र होता कहाँ है? जहाँ पर कम होता है वहीं पर ट्रांसफ़र होगा। अगर हम किसी को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? जहाँ पर कम है वहाँ पर वो ट्रांसफ़र होगा। तो अगर इस चीज़ में अगर हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो की होवे जिनिसटा की होवे, मतलब क्या होगा? टेम्परेचर किस तरफ जाएगा? जहाँ पर कम है वहाँ पर जाएगा। कम किधर है? इधर कम है, क्योंकि यहाँ पर तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्टेंट में हीट हम लोग दे ही रहे हैं। बाहर से अगर हम पूरे के पूरे इक्विलिब्रियम प्रोसेस में अगर हम लोग बाहर से इसमें अगर हीट अगर करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा? सबसे पहले ये समझो कि ये हीट अगर देंगे तो ये जाएगा किस तरफ? जहाँ पर हीट का खपत हो रहा है, जहाँ पर कम है वहीं पर जाएगा। तो कम कहाँ पर है? कम यहाँ पर है। तो मतलब अगर हम लोग इसमें इस सिस्टम में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? वो शिफ्ट होगा जहाँ पर हीट की ज़रूरत है। हीट की ज़रूरत कहाँ पर है? यहाँ पर तो है नहीं, ज़रूरत है यहाँ पर, मतलब इधर से, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब मोर एंड मोर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इनटू सॉल्वेंट टू मेक द सॉल्यूशन। ठीक है, मोर एंड मोर सॉल्यूट क्या होगा? डिसॉल्व होगा इनटू सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सिमिलरली इसमें अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करें तो ठीक होगा इसका उल्टा। क्लियर? अब मान लो डेल एच अगर नेगेटिव होता तो क्या होता है? अगर मान लो कि इस केस में हम अगर पकड़े कि सेकंड केस नंबर 2, अगर डेल एच अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अच्छा, डेल एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जब डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 ये जब लेस देन होगा डेल एच 3, तখন क्या होगा? डेल एच नेगेटिव होगा, मतलब डेल एच सोल्यूशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब तब क्या हो गया? देखो, ये जब लेस देन इससे है तो डेल एच नेगेटिव, मतलब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। देन द प्रोसेस इज नो मोर एंडोथर्मिक।
If the value of del H is negative, that means the process is exothermic. ठीक है, that means to dissolve the solute in the solvent, we doesn't need to डालेंगे एनर्जी, मतलब एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है, हीट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा इनटू सॉल्वेंट, और फिर अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डिसोल्यूशन हीट इवॉल्व होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पर खुद ब खुद प्रोसेस हो रहा है, हमको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेट हीट इवॉल्व हो कहाँ रहा है, इस बार हीट जो इवॉल्व होगा ये यहाँ नहीं होगा, इस बार हीट जो इवॉल्व होगा वो यहाँ होगा। मतलब प्रोडक्ट में हीट इवॉल्व होगा क्योंकि del H नेगेटिव है, प्रोडक्ट में हीट इवॉल्व होगा, प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट में हीट इवॉल्व होगा। अब इस केस में अगर हम लोग यहाँ से बाहर से अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, अब इस केस में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर टेम्परेचर का ज़रूरत है वहाँ पर जाएगा। टेम्परेचर का ज़रूरत कहाँ पर है, ठंडा कौन सा है, इसमें तो हीट इवॉल्व हो रहा है, मतलब ये बहुत गर्म है। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो है सिस्टम जो है ये ठंडा है। तो अल्टीमेट इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा। तो जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिजॉल्व सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, अनडिजॉल्व सॉल्यूट में चेंज हो जाएगा। मतलब द डिजॉल्व सॉल्यूट विल चेंज इनटू द अनडिजॉल्व सॉल्यूट, मतलब अल्टीमेट डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा तो अल्टीमेट क्या होगा कि डिजॉल्व्ड जो सॉल्यूट है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट, या फिर शिफ्ट होगा या फिर चेंज हो जाएगा। मतलब जो डिजॉल्व सॉल्यूट है वो अल्टीमेट अनडिजॉल्व स्टेट में चला जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हाँ अल्टीमेट सॉल्यूशन का जो डिसोल्यूशन है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों मिलते हैं अब एक फिर से नए लेक्चर में, फिर सॉल्यूशन में ही दूसरा कुछ भी आगे की चीज़ें भी पढ़ाऊँगा। तब तक खूब पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो।